हेलो एवरीवन। सो पढ़ाई मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट बैटल की बात करने वाले हैं जो कि फिर से महमूद ऑफ गजनी से रिलेटेड है, डैट इज़ दी गजनाविड्स। और जब इंडिया में रूलर थे जो कि हिंदू शाहीज, उनके साथ ये सेकंड मेजर जो है वो टकराव होता है। वो किस तरीके से जाता है, लेट अस सी दैट। तो बैटल ऑफ चार जो कि 1007 एडी के आसपास आता है, उसको बैटल ऑफ वाई हिंद टू भी कहते हैं। ये भी फिर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले इलाके में होता है। जैसे पहले बैटल की हमने बात की थी पेशावर में, तो सिमिलर उसी एरिया के ही आसपास ही होता है। क्योंकि जो पेशावर वाला इलाका है वो कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो एक बाउंड्री है उसको मार्क करता है। उसके आगे फिर सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान वाला इलाका कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। और उसी के पास ही जो खैबर पास है वो पड़ता है, जहाँ से सारे जो इन्वर्डर्स हैं, टर्क्स अफगान्स या जो भी हों, यहाँ से वो एंटर किया करते थे। तो ये जो NWFP और स्पेशली जो पेशावर वाला इलाका है बड़ा ही स्ट्रैटेजिक होता था। जो भी इस इलाके को हार जाता था उसके लिए ख़तरा बनता था कि नॉर्थ वेस्ट से और भी ज़्यादा हमले कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो चाच जो प्लेस आपको दिख रही है ये बिल्कुल पेशावर के ही आसपास पड़ती है। तो 1007 AD में बैटल होता है। हालांकि इन बैटल की डेट्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग इसको हिस्टोरियंस इसको 1008 AD के आसपास प्लेस करते हैं, कुछ इसको 1013 AD, दैट मीन्स 1013 AD के आसपास भी प्लेस करते हैं। सो थोड़ा कन्फ्यूजन है इसको लेकर। बट हम यहाँ पे 1007 AD जो कि स्टैंडर्ड अभी माना जा रहा है, इसी डेट के साथ यहाँ पे जाएंगे। तो बैटल ऑफ चार्ज जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था, जिसने फिर से इंडियन किंग्स की कुछ कमज़ोरियों को उजागर कर दिया था बिफोर द इन्वेडर्स। अब यहाँ पे जब मैं इंडिया की बात करता हूँ तो फिर से ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो कि इंडिया पहले कंट्री नहीं था, इंडिया नाम की एग्जिस्टेंस भी नहीं थी, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि एक जोग्राफिकल यूनिट है और कल्चरल यूनिट भी है, वो कहीं ना कहीं एक इनविजिबल तौर पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर कर रहा था। तो इंडिया की बात करें तो आप समझ लें कि इस टर्म की बात हो रही है। ओके, तो बैटल ऑफ चार्ज जो है वो गजनाविद आर्मी के बीच में होता है, महमूद ऑफ गजनी। और यहाँ पे आनंदपाल जी के जी के अगेंस्ट होता है, जो कि जयपाल के बेटे थे, जयपाल सन। ये वही जयपाल हैं जो 1001 AD बैटल ऑफ पेशावर में हार जाते हैं और इतना ज़्यादा लज्जित महसूस करते हैं कि ये खुद को आग के हवाले कर देते हैं, बिकॉज ही वॉज लाइक कि मेरी काफ़ी इंसल्ट हो चुकी है हारने के बाद। तो उन्हीं के बेटे थे ये जो चाहते थे कि पहले तो गजनाविड्स को वहाँ से अप्रूट किया जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, और बाद में इवन अफगानिस्तान से भी इनको अप्रूट करने की जो तैयारी है ये करने वाले थे। तो आनंदपाल जो थे वो पूरे बदले की भावना और इवन स्ट्रैटेजिक अगर गेम्स की बात करें तो उस चक्कर के लिए वो गजनाविड्स को नेस्तो नाबूद यहाँ पे करना चाहते थे। और ये भी यहाँ पे याद रखना कि फिफ्थ या फिर सिक्स्थ इन्वेजन थी महमूद ऑफ गजनी की। हमने ये काफ़ी बार सुना है कि 17 रेड्स जो हैं महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया में मारी, जिसमें उसने काफ़ी जगह पे टेम्पल्स ब्रेक किए और क्योंकि टेम्पल्स में वेल्थ काफ़ी होती थी उनको लूट कर भी लेके गया। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ये क्यों कंपैरेटिवली इजीली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घुस पाते थे और फिर डिफरेंट डिफरेंट किंग्स को हरा के इवन डीप गुजरात और यूपी के डीप में भी ये लोग पहुंच जाते थे और वहाँ से वेल्थ लूट के वापस भी चले जाते थे। ये थोड़ी शर्म की भी बात है इंडियन किंग्स के लिए कि कोई इन्वेडर इस तरीके से आया और चला गया। तो यूनिटी नाम की चीज़ उस टाइम पे नहीं थी, और जो फॉरेन इन्वेडर्स होते थे कहीं ना कहीं उस डिसयूनिटी का काफ़ी यहाँ पे इस्तेमाल किया करते थे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इंडिया में फ्यूडल सिस्टम काफ़ी प्रोमिनेंट था, जिसके तहत इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो काफ़ी बिखरा हुआ था कि यूनिटी नाम की चीज़ यहाँ पे नहीं थी, जो कि हमें गुप्तास के टाइम पे एंशंट में मिलती है या फिर अशोका मौर्य के टाइम पे मिलती है, जब बहुत सारा एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है वो एक या दो रूलर्स के ही अंडर कहीं ना कहीं होता था। ओके, तो महमूद है, याद रखना महमूद के फादर थे, वो भी जयपाल के अगेंस्ट सक्सेसफुल थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि हम इनको बुरी तरीके से हरा के यहाँ से वेल्थ लूट के अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो महमूद ने यहाँ पे जब रेड मारी जो कि 6th एक्सपेडिशन थी, 6 रेड थी इंडिया में, तो 1006 AD में ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी फ़ौज को स्टेशन कर लेता है और यहाँ पे जो ख़तरा है वो जो हिंदू शाही पे मंडराना शुरू कर देता है। क्योंकि गजनी ने इस तरीके की एक सिचुएशन, एक वॉर स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम
इनकैम्प कर लेंगे अपने आप को पेशावर के आसपास और उनको न्योता देंगे कि आप हम पे हमला करो, और जैसे ही वो आएंगे तो हम उन पे कहीं ना कहीं टूट पड़ेंगे। ये बात हमने पहले ही क्लियर की हुई है कि जो घुड़सवारी थी वो सेंट्रल एशियंस की, तुर्कों की, या फिर अरब्स हो गए या फिर इवन अफगान्स हो गए, वो इंडियन किंग्स या फिर सोल्जर्स से बहुत बढ़िया थी, क्योंकि जो घोड़ा है वो नेचुरली सेंट्रल एशिया में ही पाया जाता है। इंडिया में वो बाद में लाया गया था, और इसलिए जो इंडियंस थे बहुत अच्छे नहीं थे घुड़सवारी में अगर हम कंपेयर करें। तो उनके रैपिड अटैक्स और पेस के आगे कहीं ना कहीं इंडियन किंग्स की स्ट्रैटेजी फेल हो जाती थी। और माउंटेड आर्चर्स की बात हम यहाँ पे करेंगे, जो तीर अंदाज थे, स्पेशली घोड़े पे चढ़े हुए माउंटेड आर्चर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक एज प्रोवाइड करते थे सेंट्रल एशियन आर्मीज़ को, चाहे वो तुर्क हों, चाहे वो अफ़गान हों, चाहे वो मुगल्स हों, अरब्स हों, या चाहे कोई भी हों। तो यहाँ पे समझना होगा कि जो इंडियन किंग्स थे वो बहादुरी में पीछे नहीं थे, लेकिन बैटल स्ट्रैटेजीज उनकी उस टाइम के हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड हो रखी थी। ज़्यादा यूज़ एलिफेंट्स का होता था, इसलिए वो पेस जो था वो कहीं ना कहीं नहीं प्रदान कर पाते थे। ओके, तो हमने अभी बात की कि महमूद जो था उसने इनकैम्पमेंट कर लिया था, वो डेरा लगा के बैठ गया था बिल्कुल NWFP में, सो दैट कि जो हिंदू शाहीज़ हैं उन पर अटैक करें। ओके, तो हिंदू शाहीज़ में आप याद रखो कि आनंद पाल के हाथ में कमांड थी, और ये भी एक कोलिशन के साथ लड़ रहे थे। कुछ जो राजा थे वो आनंद पाल के यहाँ पे साथ दे रहे थे। आनंद पाल के बेटे त्रिलोचन पाल, वो भी इस बैटल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ये जो बैटल था महमूद ऑफ गजनी के लिए वो इतना ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि जैसे ही इनकैम्पमेंट किया महमूद ने, तो पंजाब में एक ग्रुप है जिसको गखर्स भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही वॉर लाइक ट्राइब है। इन्होंने धावा बोला महमूद के ऊपर, उनके काफ़ी सारे आर्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। आर्चर्स जो तीर अंदाज थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा थे इनकी फ़ौज के, ठीक है। लेकिन इंडियन किंग्स की एक खामी क्या होती थी कि इंडियन किंग्स या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो किंग्स होते थे वो किसी भी लड़ाई में हमेशा आगे होते थे, हमेशा लीड कर रहे होते थे बैटल को। अब आप सोचोगे कि बैटल को लीड कमांडर ही तो करता है, किंग ही तो करता है, बट लेकिन याद रखना जो सेंट्रल एशियंस होते थे, तुर्क होते थे या अरब्स होते थे या इवन अफगान्स होते थे, इनके राजा मोस्टली लीड नहीं करते थे। एक सेना के टुकड़े आगे होती थी और राजा पीछे कहीं ना कहीं जायज़ा ले रहा होता था कि वॉर किस तरफ जा रही है। उस हिसाब से वो अपने जो हम कहते हैं कि एक रिज़र्व फोर्स होती थी उसको बचा के रखता था। तो अगर इंडियन किंग को कुछ भी वहाँ पे हो जाता, कोई तीर लग जाता या फिर वो इंजर्ड हो जाता, तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैल जाती इंडियन सेना में, जिसकी वजह से काफ़ी हिस्ट्री में देखा गया है कि वो बैटल्स हार जाते थे। तो इस तरह की जो छोटी छोटी टैक्टिकल मिस्टेक्स थी इंडियन किंग्स को यहाँ पे भारी पड़ती थी, चाहे वो किसी भी इलाके को हों। और जो सेंट्रल एशियन आर्मीज थी, ये अपने रिजर्व्स को रिप्लेनिश करते रहते थे, अपनी सारी जो सेना है एक साथ नहीं उतारते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेना के जो एलीट सेना के जो हिस्से होते थे, ये संभाल के रखते थे कि जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तब हम इनको बैटल में उतारेंगे। तो शुरुआत में जब बैटल होता है तो हिंदू शाहीज़ भारी पड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन बाद में जब इसने अपनी रिज़र्व फोर्स उतारी तो उसके बाद कहीं ना कहीं महमूद ऑफ गजनी की तरफ जो हमारा बैटल है वो मुड़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे अफरा तफरी जैसे हिंदू शाही सेना में फैलती है, तो जो हिंदू शाही सेना यहाँ पे बिखरती हुई नज़र आती है। हालांकि महमूद ऑफ गजनी ने काफ़ी ज़्यादा परस्यू करने की भी कोशिश की, इवन हिमाचल तक भी वो पीछे दौड़ा कि मैं पकड़ के कहीं ना कहीं ठिकाने लगाऊं हिंदू शाही आनंदपाल जी को, लेकिन वो कांगड़ा में उन्होंने शरण ले ली। हालांकि वो महमूद ने उनको वहाँ से निकाल लिया प्रेशराइज करके, और बाद में इनके बीच में संधि भी कहीं ना कहीं हो गई थी, और शांति और इवन ट्रेड वगैरह भी एक आध साल में रिज्यूम हो गया था। तो आनंदपाल सीधा डायरेक्टली इसके बाद मारे नहीं जाते हैं, इनके बीच में शांति भी हो जाती है आफ्टर दिस बैटल। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन किंग्स जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के राजा हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, राजपूत्स हैं या फिर नॉन राजपूत्स भी हैं, उनकी जो कमज़ोरियाँ थी वो इन्वेडर्स के आगे उजागर हो रही थी, जैसे हमने पहली बात की। इनका डिवीज़न देखकर, इनकी पुरानी बैटल टैक्टिक्स को देखकर महमूद और बाकी जो लीडर्स थे, बाकी जो रूलर्स थे, इन्वेडर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ललचा गए कि इंडिया में अटैक करना चाहिए, और यहाँ से काफ़ी लूट पाट करने का जो स्कोप है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं राइज हो जाता है। तो जब सोमनाथ के ऊपर भी अटैक हुआ
बाय महमूद, तो याद रखना कि जो इंडियन किंग्स थे वो कुछ नहीं कर पाए थे। आधों की तो संधियाँ हो रखी थी और आधे डर गए थे कि हमें इनसे लड़ाई नहीं करनी है। तो ये खौफ हो गया था महमूद ऑफ गजनी का। और ये हमें कहीं ना कहीं सिखाने का भी काम करता है कि इंडियन किंग्स जो थे उस टाइम पे किस तरीके से बैटल या फिर इन स्ट्रैटेजीज़ में वीक पड़ गए थे। अब यहाँ पे आफ्टर माथ क्या हुआ, जो इन्वेडर्स थे वो इन्वोल्डन होते गए। और जैसे कि महमूद ऑफ गजनी की बात हमने की है, 17 टाइम्स उसने रेड किया, गुजरात तक गया, यूपी के इंटीरियर तक गया, काफ़ी टेम्पल्स तोड़े और वहाँ से वेल्थ भी लेकर गया। हिंदू शाहीस थे जो कि लास्ट पंजाबी रूलर्स थे, उस पंजाब के एरिया को जो रूल करने वाले, वो भी धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस जो था गजनाविद्स का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बाद में और भी ज़्यादा रेड्स करते हैं, जिसकी हम बात कर ही चुके हैं। सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं वो ये है कि ओवरऑल इंटरनेशनली क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरीके के बैटल स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स लड़ी जा रही हैं, इसमें बिल्कुल भी हमारे जो किंग्स हैं वो अनजान नज़र आ रहे हैं। सिमिलर बात हम तब भी करेंगे जब मोहम्मद गौरी यहाँ पे हमला करेगा और जब इवन बाबर भी आके न्यू टैक्टिक्स के साथ डिफरेंट इंडियन रूलर्स को हराने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सीखने को मिलता है कि जो सेंट्रल एशियन किंग्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, जितना आप नॉर्थ जाते हो तो उनके पास घुड़सवारी, बेटर घुड़सवारी और कुछ बैटल स्ट्रैटेजीज़ की वजह से इंडिया में उनका इन्वेड करना, सक्सेसफुली इन्वेड करना बड़ा ही आसान हो गया था, कंपैरेटिवली आसान हो गया था। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं ये सीख यहाँ पे मिलती है। और ये 1000 एडी के आसपास ये सारे बैटल्स हो रहे हैं। और जब 200 साल, ऑलमोस्ट 200 साल के करीब मोहम्मद गौरी जब इंडिया में हमले करने की सोचेगा और हमले करेगा, तो वो फाइनली सक्सीड कर जाएगा और इस्लामिक रूल इंडिया में इस्टेब्लिश होना वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो सिमिलर टैक्टिक्स और ऑलमोस्ट सेम तरीके से वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे इन्वेडर्स का रूल। ओके, सो आई होप आपने आज काफ़ी यहाँ पे सीखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में आपको डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिला। सो अगले फिर वीडियो में हम यहाँ पे हाज़िर होंगे विद अ डिफरेंट बैटल। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।